स्कूप एंडिंग एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। फिलिप मार्टिन के डायरेक्शन में स्कूप स्टारिंग गिलियन एंडरसन, किली हॉज, बिली पाइपर और रूफस सेउल इन द लीड रोल्स फाइनली नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है। जैसे ही ये ब्रिटिश बायोग्राफिकल फिल्म स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है, हमने सोचा कि ये एक परफेक्ट टाइम होगा आपको एक ओवरव्यू देने का, एंडिंग के बारे में बात करने का और कुछ डिटेल्स डिस्कस करने का फिल्म से रिलेटेड, ताकि आपको इस फिल्म का बेस्ट व्यूइंग एक्सपीरियंस मिल सके। एक स्पॉइलर अलर्ट जरूर देना चाहूंगी क्योंकि हम कुछ एसेंशियल प्लॉट पॉइंट्स और कैरेक्टर डिटेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे फिल्म से रिलेटेड। लेकिन अगर आपने इसे देख लिया है तो चलिए सीधे वीडियो पर चलते हैं। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना ना भूले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें चैनल से जुड़ी कोई भी फिल्म या सीरीज की अपडेट्स के लिए। थैंक यू। अब चलिए चलते हैं बेसिक प्लॉट की ओर। फिल्म उन औरतों की कहानी बताती है जो बकिंगहम पैलेस के एस्टेब्लिशमेंट के साथ नेगोशिएशन किया करती थी ताकि वो स्कूप ऑफ द डेकेड हासिल कर सके, जो एक टेलीविजन इंटरव्यू में प्रिंस एंड्रयू और जेफरी एप्स्टीन के एसोसिएशन के डाउनफॉल के लिए एक प्रकार का कैटलिस्ट बना, जो एक कन्विक्टेड पीडोफाइल था। फिल्म एक अमेरिकन पैप के साथ शुरू होती है जो जेफरी और एंड्रयूज के पीछे सेंट्रल पार्क न्यूयॉर्क में घूम रहा है और उसने उन्हें एक दूसरे से बात करते हुए क्लिक किया। वर्जीनिया रॉबर्ट्स ने दिसंबर 2014 में प्रिंस एंड्रयूज के खिलाफ एक सिविल एक्शन फाइल की जिसमें उन्होंने एक माइनर के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी करने का आरोप लगाया, लेकिन प्रिंस ने अपने एक्वेंटेंस को डायरेक्ट पब्लिक डिक्लेरेशन कंफर्म नहीं किया एप्स्टीन के साथ। 9 साल बीत चुके थे उस बात को जब तस्वीर पब्लिश हुई थी और प्रिंस को स्कैंडल से दूर करने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार जब उसका नाम लिया जाता था तो पब्लिक को एप्स्टीन का केस याद दिलाया जाता था। इंग्लैंड में सैम मैकेलिस्टर बीबीसी न्यूज नाइट प्रोग्राम में काम करने वाली एक बुकर स्कूप ऑफ द डेकेड को मिलती है जब उसने हाल ही में प्रिंस एंड्रयूज के सेक्स ऑफेंडर जेफरी एप्स्टीन के साथ संबंध पर चर्चा के पीछे कुछ बड़ा ढूंढ लिया। सैम को रॉयल पैलेस से एक इन्विटेशन मिला प्रिंस एंड्रयू के पैशन प्रोजेक्ट पिच एट द रेड पैलेस के लॉन्च में शामिल होने का। सैम को प्रोजेक्ट से कोई मतलब नहीं था, लेकिन प्रिंस से इंटरव्यू करने का मौका उसे एक्साइटेड कर रहा था और उसने अमांडा थर्स के साथ कांटेक्ट में रहने का फैसला किया। उसने बार बार थर्स को कन्विंस किया प्रिंस को अपनी साइड वाली स्टोरी बताने के लिए और एयर को क्लियर करने के लिए और बनी बनाई बातों को क्लियर करने के लिए, खासकर जब उसने यंगस्टर्स को शामिल करने वाला एक प्रोजेक्ट शुरू किया है। उसने प्रिंस के प्राइवेट सेक्रेटरी को इंटरव्यू देने के लिए मनाने के लिए मेहनत की। अमांडा प्रिंस को पसंद करती थी और भरोसा करती थी कि रिपोर्ट्स झूठी हैं और उसने हर चीज पर प्रिंस के कहने पर बिलीव किया। एक नया एडवाइजर प्रिंस के रेपुटेशन को रिस्टोर करने के लिए हायर किया गया और उसने सुझाव दिया कि वो जर्नलिस्ट्स को ऑफ द रिकॉर्ड प्रिंस के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए बुलाया जाए ताकि देखने वाले को उसका सॉफ्ट फ्रेंडली नेचर दिखाया जा सके। सैम ने अमांडा के साथ आर्ग्यू किया उसे कन्विंस करने के लिए ताकि उसे और उसकी टीम को प्रिंस के साथ गहरी इंटरव्यू कंडक्ट करने के लिए दिया जाए जिसमें हर सब्जेक्ट पर पूछा जा सके। सैम को अंदाजा था कि उसने बहुत कुछ मांग लिया है। उसी बीच सैम ने जेई डॉनली को कॉल किया जो जेफरी एप्स्टीन और प्रिंस एंड्रयूज को सेंट्रल पार्क में फोटोग्राफ किया था। उसने कंफर्म किया कि स्कूप असली है और तस्वीर सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। सजा सुनाए जाने के बाद भी एप्स्टीन ने अपना सेक्स ट्रैफिकिंग ऑपरेशन चलाना जारी रखा और जेई के पास एप्स्टीन के ओन किए बिल्डिंग में एंटर करने वाले और छोड़ने वाले कई बच्चों के पिक्चर्स थे। बीबीसी द्वारा पत्रकारों को बर्खास्त करने के बाद सैम ने फैसला किया कि उसका करियर बचाने के लिए उसके पास बस एक ही मौका बाकी है, जो कि है प्रिंस के साथ इंटरव्यू। एक ब्रीफ मोमेंट आता है जहां सैम बहुत फटीग्ड फील करती है और घर जाने के लिए बस में चढ़ती है और देखती है कि सामने बैठी कुछ टीनेज लड़कियां जोर जोर से हंस रही हैं और बातें कर रही हैं। सैम के चेहरे पर एक थॉटफुल मेलनकली वॉरिड एक्सप्रेशन नजर आता है। ये क्लियर है कि वो ये सोच रही है कि एप्स्टीन के विक्टिम सारे सेम एज के थे। वो एनकरेज हुई जब उसे अमांडा से इन्विटेशन मिला बकिंगहम पैलेस के लिए। एक्साइटेड और वॉरिड सैम अमांडा को इंटरव्यू के लिए परसुएट करने का अटेम्प्ट करती है। दूसरी ओर अमांडा जेसन से थोड़ी सी जेलस थी जो कि न्यू पीआर था, तो अमांडा ने फैसला लिया टीम के लिए कि प्रिंस के इमेज को क्लियर करने के लिए वो न्यू पीआर उस इंटरव्यू को अटेंड करेगा। प्रिंस उससे मिलता है और न्यूज नाइट प्रेजेंटर एमिली मेटली से मिलता है जो शुरुआत में सैम के साथ एक टेंस डायनामिक रखती है, पर आइस ब्रेकिंग सेशन के बाद वुमेन ऑफ द न्यूज नाइट एक साथ काम करती है और किसी और से पहले स्कूप और इंटरव्यू पूरा करने के लिए अपनी डायनामिक्स को दूर करती हैं। जेई के स्पेकुलेशंस के बाद जब एप्स्टीन को गिरफ्तार किया जाता है तो हंगामा हो जाता है और सैम इंटरव्यू सिक्योर करने के लिए तेजी से आगे बढ़ती है। प्रिंस एंड्रयूज इवेंचुअली इंटरव्यू के लिए रेडी हो जाते हैं जो जल्द ही बहुत बुरा बदनाम हो गया और दुनिया भर में इसे क्रिटिसाइज किया गया और सारी मेन स्ट्रीम मीडिया में फैला दिया गया। सैम मैकेलिस्टर बीबीसी के लिए एक अमेजिंग राइटर है और वो कुछ ब्रूइंग को सेंस कर लेती है दूसरे लोगों के समझने से पहले। इसीलिए एप्स्टीन की गिरफ्तारी के बाद सैम अमांडा के पास जल्द
से जल्द गई, जो प्रिंस एंड्रयूज के प्राइवेट सेक्रेटरी थी, जिन्होंने MC मैकेलिस्टर से कांटेक्ट किया और एक इमेज वाइटनिंग इंटरव्यू के लिए उसे बुला लिया। आइस ब्रेकिंग सेशन में सैम उसके चारों ओर होने वाली रियलिटी ऑफ द डिस्कोर्स के लिए थोड़ी सी ब्लंट थी। प्रिंस एंड्रयूज की निर्दोषिता में अमांडा इतनी कॉन्फिडेंट थी कि वो नहीं चाहती थी कि प्रिंस अपने वेब ऑफ द फॉल्सूट्स पर पकड़े जाएं। जेसन इस मूव से बहुत शॉक हुआ, जिससे उन्होंने अनुमान लगाया कि ये एक डिजास्टरस एंडिंग की ओर बढ़ रहा है। इसीलिए उन्होंने मामलों को खराब होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया। एमिली ने इन्फॉर्म किया कि प्रिंस के एप्स्टीन के साथ दोस्ती इंटरव्यू का मेन सब्जेक्ट होगा। प्रिंस एंड्रयूज इस प्लान के बारे में अनश्योर था और उसे कुछ भी नहीं पता था, लेकिन सैम ने प्रिंस को ये क्लियर किया था कि उसके लिए अपने ब्रांड को फिर से बनाने के लिए ये इंटरव्यू बहुत ही जरूरी होगा। फिल्म के अकॉर्डिंग क्वीन ने प्रिंस एंड्रयूज के इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करने को सपोर्ट किया। टीम इंटरव्यू के लिए क्वेश्चंस एंड स्ट्रेटजी तैयार करती है, अपॉइंटमेंट की डेट आती है और इंटरव्यू शुरू होता है। एमिली और उनके कलीग्स ने ये डिटरमाइन किया कि वो पूरे इंटरव्यू में हार्ड फैक्ट्स प्रोवाइड करेंगे। प्रिंस एंड्रयूज ने अक्सर कहा था कि वो मुख्य रूप से गिज़लेन मैक्सवेल के साथ दोस्त थे और उस समय गिज़लेन जेफरी एप्स्टीन को डेट कर रही थी, तो जरूर उन्होंने फ्रीक्वेंटली पथ क्रॉस किए होंगे। परहैप्स ये कोई स्ट्रेटजी हो सकती है ताकि वो अपना और एप्स्टीन का डिस्टेंस दिखा सके। पर हम सबको पता है कि मैक्सवेल 2021 में दोषी पाई गई थी चाइल्ड सेक्स ट्रैफिकिंग के लिए और वो पूरी तरीके से अवेयर थी एप्स्टीन के सारे एक्टिविटीज से। प्रिंस ने एप्स्टीन के मोटो को जानने से सरासर इनकार कर दिया, पर एप्स्टीन के घर में जो भी ऑब्जेक्ट्स थे वो प्रोमिनेंटली डिस्प्ले कर रहे थे एप्स्टीन के कैरेक्टर को, और एप्स्टीन के घर में घुसने वाला कोई भी इंसान एप्स्टीन के मोटो को जानता होगा। विकिपीडिया आर्टिकल के अनुसार जेफरी एडवर्ड एप्स्टीन एक अमेरिकन फाइनेंसर था और एक सेक्स ऑफेंडर था। वो न्यूयॉर्क में पला बड़ा और एप्स्टीन ने अपने प्रोफेशनल लाइफ की शुरुआत एक टीचर के रूप में की, और एप्स्टीन जिस स्कूल का टीचर था उस स्कूल का नाम था डाल्टन स्कूल। हालांकि उसके पास कोई कॉलेज वाली डिग्री भी नहीं थी, पर फिर भी वो ये नौकरी कर रहा था। स्कूल छोड़ने के बाद 1976 में उसने बैंकिंग और फाइनेंस इंडस्ट्री में ज्वाइन किया। उसने बियर स्ट्रीम्स पर वेरियस रोल्स पर काम किए अपने बिजनेस को बनाने से पहले। एप्स्टीन अपने आप को एक एलीट सोशल सर्कल में मेंटेन करता था और बहुत सारी औरतों और बच्चों को उसने सेक्सुअली अब्यूज किया था। 2005 साल में पाम बीच फ्लोरिडा में पुलिस ने उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की, जब एक पेरेंट्स ने रिपोर्ट किया कि उनकी 14 साल की बच्ची को उसने सेक्सुअली अब्यूज किया। फेडरल अथॉरिटीज ने 36 लड़कियां और कुछ लड़कियों की उम्र तो 14 साल से भी कम थी उन्हें पाया, जिनको एप्स्टीन ने अलेजिडली सेक्सुअली अब्यूज किया था। एप्स्टीन दोषी पाया जाता है फ्लोरिडा स्टेट कोर्ट द्वारा 2008 साल में चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन और सॉलिसिटिंग अ प्रोस्टिट्यूट के लिए। एक कंट्रोवर्शियल प्ली डील में उसे सिर्फ इन्हीं दोनों क्राइम के लिए दोषी ठहराया जाता है और कस्टडी में लगभग 13 महीनों की सजा सुनाई जाती है, पर बहुत सारे वर्क अपॉर्चुनिटीज के साथ भी। एप्स्टीन बहुत सारे हिडन कैमरास इंस्टॉल किया करता था बहुत सारे लोकेशंस में अपनी प्रॉपर्टी में, ताकि वो सेलेब के सेक्सुअल एक्टिविटीज को रिकॉर्ड कर सके और उन्हें ब्लैकमेल कर सके पैसों के लिए। गिज़लेन मैक्सवेल, एप्स्टीन की लॉन्ग टाइम फ्रेंड एंड कंपेनियन, अपने एक फ्रेंड को कहती है कि एप्स्टीन का प्राइवेट आइलैंड, जो कि वर्जिन आइलैंड है, वो पूरी तरीके से फिल्म्ड होता है एप्स्टीन द्वारा, और उसकी फ्रेंड को लगता है कि मैक्सवेल एंड एप्स्टीन ये सारी फिल्मिंग शायद से इंश्योरेंस पॉलिसी की वजह से कर रहे होंगे। जब पुलिस पाम बीच को सर्च करती है 2006 साल में, तब उन्हें 2 हिडन कैमरास मिलते हैं उनके घर से। रिपोर्ट के दौरान ये पाया जाता है कि एप्स्टीन का न्यूयॉर्क मैंशन पूरी तरीके से वीडियो सर्विलेंस द्वारा इक्विप्ड था। मारिया फार्मर, एक आर्टिस्ट जो एप्स्टीन के लिए 1996 में काम कर चुकी थी, उन्होंने नोट किया था कि एप्स्टीन ने उन्हें दिखाया था एक मीडिया रूम जो कि उनके न्यूयॉर्क मैंशन में था और जहाँ पे बहुत सारे मॉनिटर्ड पिन होल कैमरास लगाए हुए थे पूरे घर में। मीडिया रूम को एक हिडन डोर से एक्सेस भी किया जा सकता था। एप्स्टीन को फिर से अरेस्ट कर लिया जाता है जुलाई 6, 2019 में फेडरल चार्जेस ऑफ सेक्स ट्रैफिकिंग ऑफ माइनर्स के लिए इन फ्लोरिडा, न्यूयॉर्क में। उसका देहांत 10 अगस्त 2019 में हो जाता है जेल में। कॉरोनर ये कंक्लूड करता है कि ये एक सुसाइड था, पर एप्स्टीन के लॉयर इसको कॉन्ट्रास्ट करते हैं और बताते हैं कि ये सुसाइड नहीं हो सकता, और जिससे एक पब्लिक स्केप्टिसिज्म तैयार होता है और बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थियरीज निकलती हैं एप्स्टीन के डेथ के बारे में। एप्स्टीन के मौत ने एप्स्टीन के ऊपर जो भी क्रिमिनल चार्जेस थे उनको पॉसिबली रोक दिया और जज ने सारे क्रिमिनल चार्जेस को अगस्त 29, 2019 को डिसमिस कर दिया। एप्स्टीन के साथ ब्रिटिश सोशलाइट गिज़लेन मैक्सवेल का एक बहुत ही लंबा एसोसिएशन चला, जिसकी वजह से 2021 में यूएस फेडरल कोर्ट ने गिज़लेन मैक्सवेल को दोषी पाया। उनके ऊपर चार्जेस लगे थे सेक्स ट्रैफिकिंग के और एप्स्टीन को मदद करने में इस पूरी सेक्स ट्रैफिकिंग के जर्नी में और लड़कियों को लाने में, और साथ ही साथ इक्वली एप्स्टीन की मदद करने में इन सारी चीजों में। एमिली ने प्रिंस एंड्रयूज को एक ऐसे पॉइंट पर स्टीयर और पुश किया जिसके बाद प्रिंस एंड्रयूज को लगने लगा कि वो सही है और वो खुद के लिए खाए खुद खोदने लगा। ब्लैटेंट झूठ के अलावा वो बहुत सारी अजीबोगरीब एम्बैरेसिंग प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस को बताने लगा। हालांकि एमिली ने बार बार उसे कहा कि वो अपनी गलती स्वीकार कर ले और विक्टिम से अपॉलॉजी मांग ले, बट वो नहीं करता है और सारे एलिगेशंस को कैटेगोरिकली डिनाई करता रहता है। मैकेलिस्टर ने इस इंटरव्यू को अपने जिंदगी को ठीक करने का सबक कहा और एंड्रयू ने बहुत सारी वियर्ड एक्सप्रेशन
एक्सप्लेनेशंस दी क्यों ये एलिगेशंस उसके खिलाफ बेसलेस है। उसने ना ही मना किया और ना ही कहा कि ये सारी फोटोज जो भी हैं वो वर्जिनिया रॉबर्ट्स के साथ हैं। इसके बजाय उसने अटेम्प्ट किया टू बी डिप्लोमेटिक और कहा कि उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा और उसे ये तक याद नहीं था कि वो वर्जिनिया रॉबर्ट्स से मिला था कि नहीं, और उसे वो भी पता नहीं था कि ये शॉट कहाँ ली गई थी। सारे चार्जेस को फ्लैटली मना कर रहा था और बहुत ही ज्यादा वियर्ड रीजंस दे रहा था, जो कि अगले दिन मीम्स एंड हेडलाइंस बन गया सारे मेन स्ट्रीम मीडियाज में। इंटरव्यू के बाद प्रिंस और उसकी टीम को लगा कि वो बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से इस चीज से बाहर आ चुके हैं और उन्हें लगा कि प्रिंस एंड्रयू ने बहुत अच्छी तरीके से सब कुछ को हैंडल किया, पर रिएक्शन ऑनलाइन में और बाकी सभी जगह में थोड़ा सा अलग था। इंटरव्यू के बाद एक मीम बनता है जहाँ पे प्रिंस एंड्रयूज अपने मेडिकल कंडीशन के बारे में बता रहा होता है, जहाँ पे वो ये बताता है कि उसे एकदम भी स्वेटिंग नहीं होती, और ये चीज सोशल मीडिया में एक मीम के जैसे फैलने लगी। और सच कहूँ तो ये मीम मुझे भी बहुत ज्यादा हंसा चुकी है। फाइनली वो सारी रिएक्शंस, सारे रिस्पॉन्सेस देखता है और समझता है कि ये पूरी की पूरी इंटरव्यू एक डिजास्टरस इंटरव्यू थी, जो कि न्यूज नाइट की सबसे ज्यादा वॉच्ड सेगमेंट बन चुकी थी। वो पूरी तरह से डिवास्टेटेड था और एक पर्टिकुलर फ्रेम में हम देखते हैं वो पूरी तरीके से नंगा है। इससे हमें पता चलता है उसका ट्रू सेल्फ, जो कि सबके सामने आता है, और इस टाइम वो अपना ट्रू सेल्फ किसी से भी छुपा नहीं सकता, किसी भी झूठ के द्वारा। बाद में वो अपने रॉयल ड्यूटी से इस्तीफा दे देता है और बहुत ही जल्द उसके रॉयल टाइटल के साथ साथ ड्यूक ऑफ द ईयर का टाइटल भी उससे छीन लिया जाता है। प्रिंस ने 12 मिलियन में वर्जीनिया जूफ्रे से समझौता किया आउट ऑफ कोर्ट। अपने अंदर पाई हुई कॉन्फिडेंस और अपने आप को ग्रो करने के बाद सैम मैकेलिस्टर बीबीसी को 2021 में छोड़ देती है और उसके बाद वो सीनियर विजिटिंग फेलो एट लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में टीचरिंग करती हैं, जहाँ पे वो नेगोशिएशन सिखाती हैं। ये फिल्म हमें ये सिखाता है कि आप चाहे कितने भी उच्च स्तर पे हो सामाजिक क्षेत्र से, पर सच्चाई हमेशा सामने आती है और बुराई के ऊपर उसकी जीत होती है। चाहे कोई सच्चाई को कितनी भी छुपा के फैब्रिकेट करने की कोशिश कर ले, पर सच्चाई आखिर बाहर आ ही जाती है। ये 50 मिनट का इंटरव्यू एक एग्जाम्पल है कैसे ही कोई अपनी ही कब्र खुद खोद लेता है पूरे दुनिया के सामने। नेटफ्लिक्स की वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म में से एक स्कूप हमें एक स्टोरी बताती है। वो स्टोरी होती है कि कैसे बीबीसी ने ये इंटरव्यू पाया। स्कूप के सारे इवेंट्स रिसेंट हुई कुछ घटना के ऊपर आधारित हैं और जिसको हमने सब ने देखा हुआ है, इसीलिए यहाँ कोई सरप्राइज नहीं है, पर जो इंटरेस्ट है वो इसकी डिटेल्स में है। ये स्टोरी कोई डिसग्रेस्ड प्रिंस के बारे में नहीं है जो कि एम्बैरेसिंग इंटरव्यू दे रहा है, ये कमजोर होने वाले एक एलीट के बारे में है। ये फिल्म अपने मैसेज को बताने के लिए कोई भी डायलॉग यूज नहीं करती है। ओवरऑल ये फिल्म एक थॉटफुल एक्सपीरियंस है और ये बिल्कुल भी अननेसेसरी फैट को इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश नहीं करती है ताकि फिल्म को बहुत ही ज्यादा एडिबल बनाया जा सके। सो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। नेटफ्लिक्स पर स्कूप देखने के बाद आपके थॉट्स कमेंट सेक्शंस पर जरूर बताएं। लाइक का बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। हमारे चैनल से जुड़े कोई भी फिल्म या सीरीज के एक्सप्लेनेशंस के अपडेट्स के लिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें एंड आई विल बी बैक।